नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में। दोस्तों, यह क्लास जो है यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम देखने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन होंगे जीके जीएस के, जो कि रिपीटेड होते रहते हैं। वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और ये यूपी कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो है छाटे हुए क्वेश्चन हैं, जो कि कई बार रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है इस क्लास को अंत तक जरूर देखना। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो उसमें जो होती है वो होती है, क्या होती है? मीथेन गैस होती है। सेप्टिक टैंक में जो है अपशिष्ट पदार्थों के विघटन से मुख्यतः मीथेन गैस निकलती है। यह ज्वलनशील और गंधयुक्त होती है। मीथेन अपशिष्ट पदार्थों के एनारोबेटिक अपघटन से उत्पन्न होती है और सेप्टिक टैंक का सही रखरखाव गैस के प्रसाव को कम करता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस। और मीथेन का फार्मूला पूछा जाए तो CH4 होता है। ठीक है, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के रूप में किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही जवाब है वो अनुच्छेद जो है 31 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को जो है कानूनी अधिकार मिला है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 में कानूनी अधिकार के रूप में स्थान दिया गया है, कानूनी अधिकार के रूप में अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार अधिग्रहण और न्याय संगत मुआवजा सुनिश्चित करता है। 1978 में इसे संशोधित करके अनुच्छेद 300A में स्थानांतरित किया गया। यह अधिकार नागरिकों को निजी संपत्ति की सुरक्षा करता है और संपत्ति अधिकार और न्याय प्रणाली के तहत सुरक्षित करता है। यह आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, अनुच्छेद 31। अगला क्वेश्चन है, थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? थके हुए खिलाड़ियों को क्या लेने की सलाह दी जाती है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स या कार्बोहाइड्रेट या केवल फल। तो इसका सही जवाब है प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। थके हुए खिलाड़ियों को प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स लेने की सलाह दी जाती है। इससे मांसपेशियों की मरम्मत और ऊर्जा की पुनः पूर्ति होती है और इलेक्ट्रोलाइट शरीर में जल संतुलन बनाए रखते हैं। प्रोटीन मांसपेशियों के विकास और सुधार में मदद करता है। पानी के साथ यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और खेल प्रदर्शन और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना की? किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना की? रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, MK गांधी या राजकुमार शुक्ला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जो है अंग्रेजी उपनिवेश की आलोचना की। उन्होंने देशबंधु और गीतांजलि के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक विचार व्यक्त किए और टैगोर ने भारतीय स्वतंत्रता और संस्कृत चेतना को बढ़ावा दिया और उनकी आलोचना ने भारतीय समाज में जागरूकता पैदा की। इससे उपनिवेश शासन की आलोचना और सुधार की चर्चा हुई और इनकी रचनाएं आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कन्याकुमारी किस राज्य में है? हालांकि क्वेश्चन सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। जिनको नहीं पता होगा तो इस क्लास से वो जान जाएंगे। ठीक है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल या फिर कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो कन्याकुमारी जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कन्याकुमारी जो तमिलनाडु राज्य के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक, कहाँ? तमिलनाडु के दक्षिण भाग में स्थित है और यह स्थल बिंदु महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर है। कन्याकुमारी पर्यटन, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रसिद्ध है और यह सूर्यास्त और सूर्योदय के दृश्य के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसे आकर्षित स्थल मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है?
चंद्रमा, फोबोस या डिमोस या यूरोपा। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। चंद्रमा का व्यास लगभग 3,474 किलोमीटर है। यह रात में प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। चंद्रमा का अध्ययन खगोलीय विज्ञान और आंतरिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। पृथ्वी पर जीवन और मौसम इसका प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है ए साठ ए हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। ए साठ ए हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। जॉन मेंशन और हेरोल्ड एडवर्ड्स या अर्नेस्ट हेमिंगवेव या फिर ऑप्शन नंबर डी है लियोनार्ड स्मिथ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक जो हैं हेरोल्ड एडवर्ड्स हैं। यह पुस्तक ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों को वर्णन करती है और लेखक ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इसमें राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं की चर्चा शामिल है और पुस्तक इतिहास और अध्ययन शोध के लिए उपयोगी है। इससे जो है पाठकों को इतिहास की गहन समझ मिलती है। अगला क्वेश्चन है किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सर्वोच्च मंत्री परिषद की संज्ञा दी है। पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी को सर्वोच्च नागरिक परिषद की संज्ञा दी है। एनडीसी राज्यों और केंद्र के बीच नीति समन्वय का प्रमुख मंच है। इस परिषद के माध्यम से योजना और विकास नीतियां तैयार की जाती हैं। नेहरू ने इसे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण माना है और एनडीसी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास के लिए मार्गदर्शन करती है। यह नीति निर्धारण और निर्णय प्रक्रिया में सर्वोच्च भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, हालांकि फर्स्ट और ए और बी ऑप्शन सेम है तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ए दोनों सही है लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण की जरिया क्या है। ये या किसने कहा विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, या किसने कहा ये मार्क्स, नेहरू, गांधी या भीमराव अम्बेडकर। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए है। ये जो है मार्क्स ने कहा था। कार्ल मार्क्स ने कहा था विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का माध्यम है और मार्क्स पूंजीवाद और औपनिवेशिक शोषण का विश्लेषण किया और उनके अनुसार पूंजी का केंद्रीकरण गरीबी और मजदूर वर्ग के शोषण का कारण है और विदेशी पूंजी का लाभ मुख्य रूप से शासक और उद्यमी वर्ग को मिलता है। मार्क्स का यह सोच जो थी वो औपनिवेशिक थी और आर्थिक नीतियों का आलोचना विश्लेषण है। यह विचार आधुनिक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। VIMP है क्या है, VIMP क्वेश्चन है और ये जो स्थित है कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मदुरै और तिरुचिरापल्ली या चेन्नई या कोयम्बटूर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। मीनाक्षी मंदिर जो तमिलनाडु के मदुरै में स्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है। मंदिर अपनी स्थापत्य कला और मूर्तियों और विशाल गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। मदुरै मीनाक्षी मंदिर दक्षिण भारत के सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यह मंदिर हजारों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या महाराष्ट्र। किस राज्य का विशिष्ट त्योहार ओणम है। तो ये जो है ओणम त्यौहार जो है केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, यह मुख्य रूप से फसल उत्सव और राजा महाबली की स्मृति में होता है। ओणम में सांस्कृतिक कार्यक्रम और नौकाओं की दौड़ और पारंपरिक खेल आयोजित होते हैं। इससे राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपरा प्रसिद्धि होती है। त्यौहार सामाजिक और धार्मिक उत्साह का प्रतीक है। ओणम के माध्यम से केरल में एकता और आनंद का अनुभव किया जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, केरला। ठीक है, केरला इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। किसी भी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। इंद्रजीत भट्टाचार्य, सरजीत सिंह या बाबू मोहन या जितेंद्र शर्मा। तो इसका करेक्ट जवाब है इंद्रजीत भट्टाचार्य। ये भारतीय फुटबॉलर पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने जो है विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेला है। यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास में मील का पत्थर मानी जाती है। उनकी प्रतिभा ने भारतीय फुटबॉल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। उन्होंने खेल में अनुशासन और कौशल दोनों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इससे उन्हें भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा मिली है। ठीक है, तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, इंद्रजीत भट्टाचार्य।
अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? जन्म मृत्यु पंजीकरण कब अस्तित्व में आया? 1969, 1970, 1972, 1975। करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1969 में जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो लाया गया। यह अधिनियम के तहत जन्म और मृत्यु की सभी घटनाओं का पंजीकरण अनिवार्य है। इसके द्वारा राष्ट्रीय संख्या की और जनगणना के लिए डेटा उपलब्ध होता है। अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों की पहचान और सामाजिक सेवा में सुधार करना है और इससे स्वास्थ्य और जनसांख्यिकी योजनाओं को सटीकता से मिलती है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होता है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 1969। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से नक्काशीदारी ईंटें मिली हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशीदारी ईंटें मिली हैं? ठीक, नक्काशीदारी जो ईंटें मिली हैं किस सभ्यता से मिली हैं? ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा का कालीबंगन या लोथल है। तो सही जवाब जो है हड़प्पा स्थल से नक्काशी ईंटें प्राप्त हुई हैं हड़प्पा स्थल से। और ये ईंट नगर नियोजन और स्थापत्य कला का प्रमाण है। ईंटों की नक्काशी से प्राचीन शिल्प कौशल का पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की पहचान विशेष उन्नति और नगर व्यवस्था से दर्शाती है। ईंटों का उपयोग घर और सार्वजनिक भवनों में किया जाता है। यह सभ्यता सिंधु घाटी की प्रमुख नगरीय संगति का हिस्सा है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपने कुछ ध्यान दिया है? यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में आंसर छुपा है। यहाँ पर बोल दिया हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नक्काशी ईंटें मिली हैं? किस स्थल से? तो ये हड़प्पा स्थल ही है, वहीं से मिली है। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि क्वेश्चन में आंसर छुपा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडानुलुल पंडानुलुलर शैली और तंजौर शैली किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? पंडान लालुर शैली और तंजौर किस नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं? कथक, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम। तो करेक्ट जवाब जो है ऑप्शन नंबर ई बी करेक्ट है। भारतनाट्यम की दो प्रमुख शैलियां हैं, एक तो है पंडाल लुर और तंजौर। पंडान लुर शैली की अधिक परंपरागत और धार्मिक माना जाता है। तंजौर शैली में नृत्य को सजावट और अस्तित्व का जोर दिया जाता है। इन दोनों शैलियाँ तमिलनाडु से उत्पन्न हुई हैं। भारतनाट्यम का उद्देश्य भक्ति और सांस्कृतिक कथना को व्यक्त करना है। शैलिया में नृत्य के हाव भाव को मुद्रा भिन्न होती हैं। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, भारतनाट्यम। अगला क्वेश्चन है कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड के लिए रहता है? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 से 4 सेकंड, 4 से 5 सेकंड या 5 से 6 सेकंड। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 4 से 5 सेकंड तक रहता है। ध्वनि कान पर प्रभाव डालने के बाद कुछ समय तक कान में सुनाई देती है। यह प्रभाव 4 से 5 सेकंड तक रहता है। यह ध्वनि तरंगों के कान के भीतर गूंजने का कारण होती है और इको और प्रेसिटेंस को साउंड कहा जाता है। सुनने और संगीत के अध्ययन से इसका महत्व है। यह अनुभव प्राकृतिक और भौतिक कारण से होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? विनिमय योजना, स्वराज योजना, इंडियन इंडिपेंडेंस प्लान या पोर्टफोलियो योजना। तो सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी, पोर्टफोलियो योजना के तहत भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित की गई। इस योजना से भारतीयों को प्रशासनिक और नीति निर्धारण में अधिकार मिला। ब्रिटिश सरकार ने धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरण का यह तरीका अपनाया। इससे स्वतंत्र भारत के लिए प्रशासनिक तैयारियां हुई। योजनाओं ने भारतीय नेतृत्व को कार्य करने के अधिकार दिया। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के अंतिम प्रक्रिया में शामिल थी। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? यूएसए में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया, टेक्सास या फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, कैलिफोर्निया में स्थित है। सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। यह क्षेत्र तकनीकी कंपनियों और स्टार्टअप का प्रमुख केंद्र है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर प्रमुख उद्योग विकसित हुए हैं। सिलिकॉन वैली का नाम यहाँ सिलिकॉन चिप्स के उत्पादन के कारण पड़ा है। यह वैश्विक तकनीक और नवाचार और उद्यमियों का केंद्र है। इसे डिजिटल और तकनीकी क्षेत्र को वैश्विक पहचान दिलाई। अगला क्वेश्चन है कि सूतक गरडोर और सुरकोटेदा किस नगर से थे? सूतक गैरडोर और सुरकोटदा कैसे नगर थे? क्वेश्चन पूछा है। धार्मिक स्थल, व्यापारिक केंद्र, शिल्प केंद्र या कृषि केंद्र। तो ये जो थे ये प्राचीन हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक केंद्र थे। यहाँ से विभिन्न प्रकार के व्यापारिक वस्त्र और शिल्प समाज प्राप्त हुए हैं। नगरों में आर्थिक गतिविधियां उत्पन्न और सुव्यवस्थित थी। इन नगरों में व्यापार के लिए सड़क और जलमार्ग का उपयोग होता था। व्यापारिक केंद्र होने के कारण सभ्यता आर्थिक दृष्टि से समृद्ध थी और सुरकोट दा विशेष रूप से मिट्टी और धातु की वस्तु बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, व्यापारिक केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुदियट्टम तथा कृष्णाट्टम के संयोग से किस शास्त्रीय शैली का उद्गम माना जाता है? कथकली, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनी अट्टम।
तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथकली नृत्य का उद्गम जो है कुटियाट्टम और कृष्णाट्टम के संयोग से हुआ, या केरल के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथकली में नाटक और नृत्य का अद्भुत मिश्रण होता है, या धार्मिक कथाओं और पुराण कथना को प्रस्तुत करता है, और मृदु और हाव भाव से भाव व्यक्त किए जाते हैं। कथकली का रंग गहन श्रृंगार और संगीत के साथ प्रस्तुत किया जाता है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, कथकली। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सौरमंडल के क्षुद्र ग्रह जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, इस क्षेत्र को एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। क्षुद्र को छोटे आकार के खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह के बीच अंतरिक्ष में फैले हुए हैं और क्षुद्र और अध्ययन सौरमंडल की उत्पत्ति और विकास में मदद करते हैं। कुछ क्षुद्र ग्रहों को भविष्य में पृथ्वी को खतरा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनाक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या पानी या ग्लूकोज। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लैक्टिक एसिड जो है वो है। अनाक्सीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा प्राप्त होती है, या प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड होता है, या मानव मांसपेशियों और कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है। इसमें ग्लूकोज टूटकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी इस प्रक्रिया के मुख्य उत्पाद नहीं होते हैं। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में थकान का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई है? 1970, 1980, 1990 या 2000। तो सही जवाब है 1980 में आई है। भारत की प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1980 में लागू हुई। इसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना था। नीति में परिवार नियोजन और स्वास्थ्य सेवा पर जोर दिया गया। इस जनसंख्या प्रबंधन और संसाधनों का उपयोग में सुधार हुआ। राष्ट्रीय योजना और विकास में नीति मार्गदर्शक बनी। वर्तमान में इसके आधार पर नीतियों में बदलाव हुआ और सुधार होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि शूल सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति, खगोलीय शास्त्र, गणित या वास्तुकला। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये जो है प्राचीन में ज्यामितीय यानी कि ज्योमेट्री से संबंधित है। इसका उपयोग वैदिक युगों वेदी निर्माणों के लिए किया जाता था। शुल्क सूत्रों में लंबाई, क्षेत्रफल और कोण से जुड़े नियम दिए गए हैं। ये भारतीय घटक और वास्तुकला से के शुरुआती प्रमाण हैं। सटीक गणना और संरचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान में वेदों के निर्माण इस सूत्र के अनुसार होता था। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब भारतीय के कला केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कला और संस्कृति के प्रचार प्रसार का प्रमुख केंद्र है। कला केंद्र में चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कार्यक्रम आयोजित होते हैं, और यह विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए प्रशिक्षण का मार्गदर्शन का स्थान है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कला केंद्र भारतीय संस्कृति, पारंपरिक और आधुनिक कला को विकास देने में योगदान दिया है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कला गतिविधियों का केंद्र है। ठीक है, तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नई दिल्ली। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप लोग जरूर ज्वाइन हुई। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।